वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.2 व्हाट डिसाइड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की जो अलग अलग स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये कैसे डिसाइड होता है, यानी वो क्या चीज़ है जो ये डिसाइड करेगी कि ये जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में होगा कि लिक्विड में कि गैसियस स्टेट में होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। The constituent particles of matter are held together through forces which are attractive in nature। हमने ये तो जान लिया कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस मैटर के। ये जो पार्टिकल्स है ना, वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, करीब रखते हैं एक फोर्स की वजह से जो कि अट्रैक्टिव नेचर की होती है। देखो, अगर फोर्स ना होती तो कोई मैटर एग्जिस्ट ना कर पाता। पार्टिकल से मिलके बना है ये तो चलो ठीक है, लेकिन वो पार्टिकल के बीच में फोर्स ना होती तो वो पार्टिकल एक साथ ना होते। जिस पार्टिकल की मर्जी जहां चला जाता, कोई उसको प्रॉपर आप शेप नहीं दे सकते। अब जैसे सैंड का एग्जांपल ले लें। सैंड के बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। एक बार के लिए उन ग्रेन्स को ही हम पार्टिकल्स मान लें उस सैंड के, हालांकि वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो उसके पार्टिकल्स नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट जो एक एक ग्रेन है सैंड का, एक छोटा दाना, वो भी फर्दर पार्टिकल से मिलके बना है, यानी उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक बार के लिए आप मान लो कि वो जो ग्रेन ऑफ सैंड है, सैंड के छोटे छोटे दाने हैं, वही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या सैंड का यूज करके कोई शेप आप बना सकते हो? और सैंड का यूज करके एक क्यूब बनाना हो, ट्राई करो बनाने को, नहीं बना पाओगे। उस सैंड से आप एक पिलर बनाना चाहो, नहीं बना पाओगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। हर पार्टिकल अपना अलग है। इसीलिए सैंड को अगर ऊपर से गिराओ या उसको रखो तो वो एक पिरामिडल या कोन शेप बना लेता है। उससे आप प्रॉपर कोई शेप नहीं दे सकते। शेप देने के लिए पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। जैसे एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा पार्टिकल ये है। अब इसके ऊपर एक पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। ये पार्टिकल हो सकता है लुढ़क के चला जाए, ये वाला सड़क कैसे मूव कर जाए, ये इधर चला जाए, ये वाला इधर लुढ़क के गिर जाए। तो ये जो 6 पार्टिकल्स मैंने बनाए हैं ये एक साथ नहीं रह सकते जब तक कि इनके बीच में कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। इन दो पार्टिकल के बीच में फोर्स रहेगी तो एक साथ रहेंगे, इनके बीच में रहेगी तो एक साथ रहेंगे, इनके बीच में रहेगी, इनके बीच में रहेगी, इनके बीच में रहेगी। हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव, जो उसको करीब रख रहा है, तभी ये 6 ऐसे जुड़े रहेंगे। और अगर मान लो किसी तरीके से पार्टिकल को आपने सेट भी कर दिया तो थोड़ा सा धक्का वगैरह लगेगा तो वो पार्टिकल बिखर जाएंगे, अगर इनके बीच में फोर्स ना होगी तो। इसको एक एनिमेशन से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि स्क्वायर शेप का हमारे पास बॉक्स है। अभी इसके मैंने 9 पार्टिकल्स बनाए हैं, हालांकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कितने छोटे होते हैं, लेकिन इसे समझाने के लिए मैंने पार्टिकल्स को बड़ा बड़ा बना दिया है और 9 पार्टिकल्स बना दिए हैं। वैसे तो ये जो शेप बना हुआ है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना फोर्स के ये शेप बन ही नहीं सकता। ये सारे पार्टिकल इधर उधर भाग जाएंगे, एक साथ जुड़े नहीं रहेंगे। लेकिन एक मिनट के लिए हम मान लें कि ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में किसी तरह से हमने जोड़ दिया। अगर कुछ हाइट से इसको हम ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा जरा देखो। ये गिरा, देख रहे हो, उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं, तो लुढ़क के कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सब फैल गया, बिखर गया पूरा पार्टिकल्स। तो यही हाल मैटर के साथ होगा अगर उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन ना होगी तो। अब कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वुडन ब्लॉक ले लो या लोहे का कोई टुकड़ा ले लो, की ले लो, नेल ले लो, प्लास्टिक का कोई चीज़ ले लो, इसको आप कुछ हाइट से ड्रॉप करो तो देखोगे इसका शेप वगैरह साइज कुछ नहीं चेंज होगा। यानी वो जो ऑब्जेक्ट आपने लिया होगा वो पार्टिकल से मिलके बना होगा, वो पार्टिकल्स वैसे ही जुड़े हैं। अगर पार्टिकल्स अलग हो जाते तो वो मैटर खत्म हो जाता, सारे पार्टिकल्स बिखर गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये बात समझ में आ रही है कि मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बना है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को होल्ड करे होते हैं, एक दूसरे को करीब रखते हैं एक फोर्स की वजह से जो कि अट्रैक्टिव नेचर की है। अगर रिपल्सिव होती तो भी पार्टिकल दूर दूर भाग जाते हैं, अट्रैक्टिव एक दूसरे से करीब हैं। These forces are called interparticle attractions। इन्हीं फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस, यानी पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शंस है। अट्रैक्शन भी एक तरह की फोर्स है ना, तो वही है। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्शंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द इंटरपार्टिकल डिस्टेंस। अब ऐसा नहीं कि हर मैटर के अंदर जो फोर्स है, यानी यही जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन है, वो इक्वल अमाउंट का हो, यानी इक्वल स्ट्रेंथ का हो। ये जो अट्रैक्शन है वो डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस के नेचर पे, वो सब्सटेंस कैसा है, और उस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, इन पे डिपेंड करेगा। इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन द डिस्टेंस डिक्रीजेस द इंटरपार्टिकल फोर्स ड्रास्टिकली। अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से जो इंटरपार्टिकल फोर्स है
वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अभी ये है, आप देख सकते हो, और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। अगर डिस्टेंस को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर दें, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, थोड़ी सी डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई है, तो अब जो फोर्स है वो काफ़ी कम हो गई है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर दूर हो जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जितना करीब रहेंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे पर उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। भाई दूर दूर हो गए तो कहाँ से इतना अप्लाई हो पाएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो अगर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को हम स्लाइटली इंक्रीज़ करेंगे, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, तो उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस अल्टीमेटली डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस। अब यही जो फोर्स की स्ट्रेंथ है, यानी कितनी पावरफुल फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, ये डिसाइड करेगी उसका फिजिकल स्टेट। यानी वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में होगा कि लिक्विड में होगा कि गैस में होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये फोर्स की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी। अगर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, तो पार्टिकल्स करीब करीब रहेंगे और वो सॉलिड स्टेट होगा। अगर ये फोर्स कमज़ोर हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और ये फोर्स कम हो गई तो पार्टिकल्स और दूर दूर निकल जाएंगे, क्योंकि यही फोर्स तो करीब रख रही थी। अगर फोर्स कमज़ोर होगी तो पार्टिकल दूर भाग जाएंगे, तो और दूर चली गई तो वो गैस स्टेट में आ जाएगा। इस सबको डिटेल में हम देखेंगे। अभी इतना बात ध्यान रखो कि जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करेगी उस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट, कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो फाइनली दोनों सेंटेंस को मिलाकर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगा, ये डिसाइड करेगी फोर्स की स्ट्रेंथ, कि कितनी फोर्स है। और फोर्स कौन डिसाइड करेगा? पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। हाँ, तो चलो आपको मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। आप कहो कितने छोटे हैं? अगर हम ह्यूमन हेयर की बात कर लें, इंसान के सर पे जो बाल होता है उसका एक बाल ले लें, ठीक है, एक बाल ऐसे हमने ले लिया, तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये हेयर है, ठीक है, तो इसकी मोटाई में यहाँ से यहाँ तक, इतने में सिर्फ ऊपर से नीचे तक, यानी इस थिकनेस में ही अगर हम इसके पार्टिकल्स को अरेंज करें, यानी जो अरेंज होते हैं उसको काउंट करें कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी थिकनेस में कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन, यानी 10 लाख जो पार्टिकल्स हैं ऐसे वो एक के नीचे एक अरेंज होते हैं, तब जाके हेयर की थिकनेस बनाते हैं। मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अरेंज है, बल्कि उसकी जो थिकनेस, उसकी जो मोटाई है। अब सोचो हेयर कितना पतला होता है, उसमें भी ऊपर से नीचे तक लगभग 1 मिलियन पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, तो वो पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे इसका आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हो। Our scientific heritage. Do you know that since ancient times, people have been thinking about how far things can be broken down and what is the matter made up of? अब एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन काल से ही लोग ये सोच रहे थे कि किसी चीज़ को अगर हम ब्रेक करना शुरू करें, तोड़ना शुरू करें, तो कहाँ तक तोड़ सकते हैं। यानी अल्टीमेटली जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वही जानना चाह रहे थे कि ब्रेक करते करते उसके सबसे छोटे टुकड़े हमको मिल जाएं तो हम बता सकते हैं भैया यही टुकड़े मिलाकर ये मैटर पूरा बना है। आचार्य कन्नड़, एन एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर, फर्स्ट स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ परमाणु। तो आचार्य कन्नड़ ने, जो कि इंडियन फिलोसोफर थे, पहली बार इसके बारे में बोला था, यानी पहली बार उन्होंने परमाणु का आइडिया दिया था, जिसको इंग्लिश में हम एटम कहते हैं। ही बिलीव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल इटर्नल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। उनका यह मानना था कि जो मैटर है वो बना है, किससे बना है? टाइनी यानी छोटे, इनडिविजिबल यानी वो ऐसे पार्टिकल हैं कि उनको और आप डिवाइड नहीं कर सकते और उनके टुकड़े नहीं कर सकते। इटर्नल का मतलब जो हमेशा रहे, उसको ख़त्म नहीं कर सकते आप। ऐसे पार्टिकल से मिल के मैटर बना है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं उसका नाम उन्होंने क्या रखा? परमाणु। वही परमाणु बम, ये सब सुनते हैं ना जो नाम, वही वाला परमाणु की बात कर रहे हैं। दिस आइडिया वॉज रिटन इन हिज वर्क कॉल्ड वैशेषिका सूत्रास। तो ये बात उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी, इसका नाम था वैशेषिका सूत्रास। लेट अस एक्सप्लोर हाउ दीज अट्रैक्शंस वेरी इन डिफरेंट स्टेट्स। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि पार्टिकल्स के बीच में लग रही होती है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। तो इसी के बारे में चलो जानते हैं कैसे ये वैरी करती है। 7.2.1 सॉलिड स्टेट। हाउ आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक साथ कैसे रहते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 7.3 लेट अस फाइंड आउट। कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपको कलेक्ट कर लेना है, जैसे एक आयरन का पीस ले लो या फिर आयरन नेल ले सकते हो, अ पीस ऑफ रॉक सॉल्ट ले लो, एक स्टोन, अ पीस ऑफ वुड, अ की, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, लेफ्ट साइड आपको फिगर दी है, ये कुछ ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। उनके शेप्स को और साइजेस को ऑब्जर्व करो। ट्राई हैमरिंग देम, उन पे हथौड़ी मारो। इन विच ऑफ द अबव 6 ऑब्जेक्ट्स डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। तो अगर हथौड़ी से मारोगे, लेट सपोज आयरन नेल को आपने मारा, तो वैसे तो ये डिपेंड करेगा आयरन नेल आपने कैसी ली है, छोटी ली है कि बड़ी ली है।
अगर छोटी ली होगी हथौड़ी मारने पे हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ उसका शेप चेंज हो जाए। अगर बड़ी आयरन नेल ली है तो हो सकता है कई बार आप हथौड़ी मारो उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को ना मिले। वही जो रॉक सॉल्ट होती है वो आमतौर से हथौड़ी मारने पे टूट जाती, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। फिर स्टोन की बात कर लें तो यहाँ भी डिपेंड करेगा कौन सा स्टोन आपने लिया है। स्टोन भी कई तरीके के होते हैं, तो हो सकता है हैमर मारने पे वो स्टोन ब्रेक कर जाए या उसका थोड़ा सा कोई टुकड़ा टूट जाए। इसी तरीके से वुडन ब्लॉक हो गया, की हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब पे हथौड़ी मारोगे तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व होंगी। क्या ऑब्जर्व होगा? आप ये देखोगे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं हथौड़ी मारने पे वो टूट जा रहे हैं। जैसे रॉक सॉल्ट है, हथौड़ी मारा उसके चूर चूर हो गया। एल्यूमिनियम है, उस पर हथौड़ी मारोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। एल्यूमिनियम फॉइल आती है ना, तो उसको फोल्ड करना कितना आसान होता है, तो हथौड़ी मारोगे तो उसका शेप तो चेंज हो ही जाएगा। तो अब ये बताओ, हैमरिंग करने पे, हथौड़ी मारने पे जिन ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो गया या वो टूट गए, टुकड़े हो गए, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थे या वीक अट्रैक्शन था? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप तब चेंज होता है जब उसके कुछ पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, अब उस पर आपने हैमर मारा, हथौड़ा मारा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो चपटा हो गया, दब गया, यानी उसका शेप चेंज हो गया। तो शेप के चेंज होने में बेसिकली हुआ ये कि कुछ जो पार्टिकल्स है वो मूव कर गए। इसी मूव करने की वजह से उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से उनका शेप चेंज हो गया, यानी और थोड़े वो पतले हो गए। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे रॉक सॉल्ट ही है, आपने हैमर से उसको मारा, हथौड़ी मारी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उन पीसेस होने में भी यही हुआ कि जो पार्टिकल्स सारे पहले एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे, अब कुछ पार्टिकल्स का ग्रुप वो दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनसे अलग हो गया। तो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन अगर कमज़ोर होगा तो फोर्स लगाने पे, यानी जैसे हैमर कर लिया या पकड़ के खींच लिया, तो उनके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, कमज़ोर होती है, उनका शेप चेंज करना या फिर उनको ब्रेक करना आसान होता है। वहीं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग है तो आप मूव नहीं करा सकते, उनको अलग नहीं कर सकते, इसीलिए उनका शेप चेंज करना हो या फिर उनको ब्रेक करना हो, उनके टुकड़े करना हो, वो मुश्किल होता है। अब ये मेरे पास एक पेपर का पीस है और एक आयरन नेल है। ये दोनों ही चीजें पार्टिकल से मिलकर बनी है। पेपर के अंदर अलग तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और ये जो आयरन नेल है वो अलग तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर इस पेपर को मैं पकड़ के खींचूं तो देखो क्या होगा, ये ब्रेक कर गया ना। क्यों ब्रेक कर गया? क्योंकि पेपर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके बीच में लगने वाली फोर्स वीक है, इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने फोर्स लगाई और ये जो किनारे पे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, इसी तरह से यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, पहले ये कनेक्टेड थे, फोर्स की वजह से ज्वाइंट थे, लेकिन जब मैंने खींचा, फोर्स लगाई, तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। तो इस वजह से मैं इसके दो टुकड़े कर पाया। अगर यही चीज मैं आयरन नेल के साथ ट्राई करूं कि पकड़ के खींच लूं और इसके दो टुकड़े हो जाए, तो नहीं कर सकता, चाहे जितनी ताकत लगा लो। इनफैक्ट अगर इसको आप बेंड करना चाहो, मोड़ना चाहो, तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन नेल्स के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से इनके पार्टिकल्स को आप दूर नहीं कर सकते। अगर दूर कर पाते तो ये भी अलग हो जाता। अब देखो, ये मेरे पास वुडन पीस है, वही आइसक्रीम की स्टिक है। इसको मैं अगर बेंड करना चाहूं कि मोड़ के तोड़ दूं, तो ये देखो मैंने फोर्स लगाई और ये ब्रेक कर गया, ये टूट गया, दो टुकड़े हो गए। तो किनारे पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है पहले वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, मैंने इस पे फोर्स लगाई, इसको बेंड किया, मुड़ गए और ये टूट गए, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग फोर्स के साथ एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए थे। अगर यही चीज मैं आयरन नेल के साथ ट्राई करूं, इसको मोड़ना चाहूं, तो नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये तीनों चीजें, पेपर, वुड, आयरन, नेल, ये सॉलिड है, लेकिन सॉलिड होने के बावजूद भी अलग अलग सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स अलग अलग होती है। पेपर के पार्टिकल से बीच में लगने वाली फोर्स सबसे कम थी, वहीं वुड के अंदर उससे थोड़ा सा ज्यादा थी। आयरन नेल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसीलिए ना हम उसको ब्रेक कर पाए ना बेंड कर पाए, यानी उसका शेप भी नहीं चेंज कर पाए और उसके पीसेस भी नहीं कर पाए, टुकड़े भी नहीं कर पाए। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो आयरन नेल हो गया या आपका की हो गया या स्टोन हो गया, वुड को भी आप कंसीडर कर सकते हो, वुडन ब्लॉक भी इतना आसान नहीं होता ब्रेक करना। तो ये वो ऑब्जेक्ट हैं जिन पे आप हैमर मारोगे तो उनको ना ब्रेक कर पा रहे हो ना उनका शेप चेंज हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो काफी ज्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ना वो मूव कर पा रहे हैं ना एक दूसरे से दूर जा पा रहे हैं। वहीं रॉक सॉल्ट हो गया या पीस ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, इसको हम ब्रेक कर ले रहे हैं और इसका शेप चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो थोड़ा सा हमने फोर्स लगाई, थोड़ा हैमर मारा
इनके ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड्स। आपने नोटिस किया होगा ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सॉलिड है। दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका डेफिनेट शेप होता है। भाई आयरन नेल का एक फिक्स शेप है, वुडन ब्लॉक जो आपने लिया उसका फिक्स शेप है। ऐसा नहीं कि शेप कुछ भी हो रहा है, चेंज हो रहा है। और उसका एक फिक्स वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह वो घेरेगा, वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि वुडन ब्लॉक बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, जो उसका शेप है वही शेप रहेगा। तो शेप और वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, वो नहीं चेंज होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत एक दूसरे से करीब होते हैं, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है यानी इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स को आप मूव नहीं करा सकते, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना हो, तोड़ना हो या उसका शेप चेंज करना हो तो पार्टिकल को मूव कराना पड़ेगा। अब पार्टिकल्स काफ़ी करीब करीब है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, मूव करा नहीं सकते, इसीलिए उसका शेप और वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते। दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द पार्टिकल्स इन फिक्स पोजीशन। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये पार्टिकल्स को एक फिक्स पोजीशन में होल्ड करे रहती है। उस पोजीशन को वो छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मूविंग फ्रीली। यानी कोई भी पार्टिकल आज़ाद नहीं होता सॉलिड के केस में कि उसके जहां मर्जी आए वो घूम आए। जो उसकी फिक्स पोजीशन है वहीं पर वो रहेगा। द पार्टिकल्स कैन ओनली मूव टू एंड फ्रो अबाउट दियर पोजीशंस, दैट इज वाइब्रेट और ऑसिलेट, बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स जगह पर होते हैं, उसको छोड़ के कहीं मूव नहीं कर सकते। हाँ, एक मूवमेंट इनके अंदर होता है, वो कौन सा है? अपनी ही पोजीशन पे वो टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। इसी को कहते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेट करना, लेफ्ट राइट ऐसे मूव करना। तो अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे, बस अपनी पोजीशन पर रहते हुए थोड़ा बहुत कुछ हिल सकते हैं, अपनी जगह को छोड़ के कहीं और जा नहीं सकते। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, जगह नहीं है कि इधर उधर भाग सकें कहीं, और वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, अपनी पोजीशन छोड़ के जा नहीं रहे। और जाने के लिए जगह भी तो नहीं इनके पास, कैसे जाएं? बस अपनी जगह पे ये वाइब्रेट कर रहे हैं, हिल रहे हैं हल्का हल्का। तो सॉलिड में ऐसा होता है। अभी कह रहा है इन द सॉलिड स्टेट्स इज देयर एनी वे टू मूव दीज पार्टिकल्स अपार्ट। क्या सॉलिड्स के अंदर कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम इन पार्टिकल्स को दूर कर सकें? तो देखो, पार्टिकल्स को दूर कर सकते हैं, एक तरीका है, लेकिन फिर वो सॉलिड नहीं रह जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विगरसली। जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। पहले हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे थे, अगर हीट करोगे उसको तो और तेज वाइब्रेट करने लगेंगे। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन दीज वाइब्रेशंस बिकम सो विगरस दैट द पार्टिकल स्टार्ट लीविंग देयर पोजीशन। हीट करते जा रहे हो, वाइब्रेशन और तेज होता चला जा रहा है, और एक टाइम आएगा ये वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर जो पार्टिकल हैं वो अपनी जगह को छोड़ने लगेंगे, क्योंकि फिक्स पोजीशन पे ही जो हिल रहे थे अब ऐसा नहीं, अब थोड़ा सा मूव कर गए। द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन गेट वीकेंड एंड द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। और फिर क्या होगा? जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सॉलिड के पार्टिकल को एक साथ होल्ड करके रखे हुई थी, वो कमज़ोर पड़ने लगी। तो अट्रैक्शन जब कमज़ोर हो जाएगा तो पार्टिकल आज़ाद हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन पहले से ज़्यादा फ्रीडम मिल गई। अब थोड़ा सा इधर उधर मूव कर सकते हैं, और इधर उधर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं तो क्या होगा? वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएंगे। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा बहुत कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। ये देखो यहाँ पर आपको इमेज बनी है, ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल है अपनी जगह पे हल्का हल्का हिलेंगे, लेकिन जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? पार्टिकल विद इंक्रीज्ड वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और ये वाइब्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। एक टाइम आएगा जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम हो गई, इनको बिल्कुल एक दूसरे से बांध के नहीं रखेगी। अब पार्टिकल थोड़ा आज़ाद है, मूव कर सकते हैं, तो ये लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होता है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, टाइटली एकदम पैक्ड रहते हैं, अपनी जगह पे बस हिल सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। लेकिन जब हीट देंगे, देखो हीट देने का मतलब क्या? हीट एक तरह की एनर्जी है। जब एनर्जी देंगे, पार्टिकल को एनर्जी मिल जाएगी, तो कहेंगे यार अब हमारे पास ताकत आ गई, अब तो हमको बांध के नहीं रख सकते, रोक के नहीं रख सकते, अब हम भाग जाएंगे। तो एनर्जी मिलती जाएगी। जब एक रिक्वायर्ड एनर्जी उनको मिल जाएगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कहेंगे हटो, अब मैं मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, अब तो हमको रोक नहीं सकते, अब हम मूव करेंगे। तो जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे, यानी हीट एनर्जी देते जाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ वाइब्रेट करने लगेंगे, यानी एक तरह से दिखा रहे हैं कि हमारे पास एनर्जी आ गई, अब तेज़ हम मूव कर सकते हैं।
और फिर एक टाइम आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेगा भैया अब हम ज़्यादा रोक ना पाएंगे, चलो थोड़ा बहुत कुछ घूम फिर लो तुम लोग। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव करने लगते हैं। चलो इस चीज़ को मैं आपको एनिमेशन से दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो कोई सॉलिड है, उसके ये पार्टिकल्स हैं, अभी देख सकते हो ये वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हीट करेंगे यानी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इनका जो वाइब्रेशन है वो और तेज़ हो जाएगा। देखो अब काफ़ी फास्ट वाइब्रेट करने लगे कि नहीं, यानी इनके अंदर एकदम जोश आ चुका है, एनर्जी आ चुकी, कह रहे अब तो हमको रोक के कैसे रख सकते हो, अब तो हम भाग जाएंगे यहाँ से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सोचे कि भैया इनको आज़ाद कर दें, नहीं तो सही हम भाग जाएंगे ये लोग, थोड़ा सा इनको फ्रीडम दे देते हैं, थोड़ी सी आज़ादी दे देते हैं। देखो लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल बिल्कुल आज़ाद हो गए, कहीं भी भाग जाएं, ऐसे तो लिक्विड एग्जिस्ट ही ना कर पाए, उसके पार्टिकल्स बिखर जाएं। बस पार्टिकल को थोड़ी और आज़ादी मिल जाती है कि थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा टहल घूम लो, लेकिन ज़्यादा दूर ना जाना, बहुत दूर जाने की आज़ादी नहीं होती। हाँ, तो ये वाइब्रेशन देखो अब तेज़ हो चुका है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स देख सकते हो ये दूर जाने लगे। अब दूर जाने लगे, जगह बन गई, तो अब ये इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हो पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस हो चुकी है, जगह आ चुकी है, तो ये पार्टिकल्स इधर उधर थोड़ा मूव कर सकते हैं, लेकिन एक फिक्स स्पेस में ही। ऐसा नहीं कि पार्टिकल कहीं भी निकल जाए, भाग जाए कि जा रहे घूमने, सिनेमा देखने जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, बल्कि वही फिक्स स्पेस में ही रहेंगे। लेकिन जैसे सॉलिड में पहले अपनी जगह पे सिर्फ हिल रहे थे, अब अपनी जगह छोड़ सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में पार्टिकल के साथ क्या हो रहा होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करीब होते हैं, अपनी जगह छोड़ के कहीं मूव नहीं कर सकते, बस अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं या ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत कुछ हिल सकते हैं। वहीं लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़ी जगह होती है इनके बीच में, जिसकी वजह से थोड़ी आज़ादी होती है, ये मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन इनका जो मोशन है वो बहुत फास्ट नहीं होता। अभी गैस के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगी। देखो अभी धीरे धीरे ये मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन हाँ मूव कर रहे हैं, इतनी बात तो है। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो देखो हमने सॉलिड को हीट करना शुरू किया, हीट करते करते क्या होगा, कोई सॉलिड चीज़ जब हीट करोगे तो पिघल जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो जिस टेम्परेचर पे ये चीज़ हुई यानी सॉलिड से लिक्विड बना, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड का। यानी किस टेम्परेचर पे जो गिवन सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाएगा, वही टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट है। किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जा रहा है, पिघल जा रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल जा रहा है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो ये डिफिनेशन आप लिखना। तो मिनिमम टेम्परेचर यानी कम से कम वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, कि भैया इतना टेम्परेचर दोगे तो पिघल जाएगा, उससे ज़्यादा पे तो पिघलेगा ही, लेकिन कम से कम ये टेम्परेचर है। अगर किसी सॉलिड को आपको मेल्ट कराना है, पिघलाना है, तो इतना आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन जाएगा। और यहाँ पर प्रेशर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी प्रेशर वाला आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रेशर से हम कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये जो सॉलिड का मेल्ट होना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए, नहीं वो प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर लगा रहा होता है। तो कम से कम वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन जाता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब अगर हम प्रेशर को चेंज कराएंगे तो जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट करता है वो चेंज हो जाएगा, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो डिफिनीशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ा ध्यान से रखना, कुछ गायब ना कर देना। अब अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, प्रेशर वाला पॉइंट ही खा गए, उनका टेम्परेचर जिस पे मेल्ट कर जाता है, लिक्विड बन जाता है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। प्रेशर इंपॉर्टेंट है, आप बताओगे डिफिनीशन के अंदर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, और सॉलिड से लिक्विड बनना है, लिक्विड से गैस नहीं बनना या गैस से सॉलिड, ऐसा नहीं बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना है। तो ये सारे पॉइंट आपकी डिफिनीशन में होने चाहिए, तो इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जनरली इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर समवॉट फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू दोज इन द सॉलिड। अब आम तौर से ये होता है कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स काफी करीब करीब रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने एनिमेशन में आपको दिखाया भी। आमतौर से यही होता है। आइस इज एन एक्सेप्शन। अब जो आइस है, बर्फ है, ये एक एक्सेप्शन है। इट्स पार्टिकल्स आर फार्दर अपार्ट देन दोज इन वाटर। आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, वाटर की जो पार्टिकल हैं वो करीब करीब होते हैं। अभी बस इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना पड़ेगा, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पूरा इंटर तक में पढ़ोगे जाके, तो वो चीज़ें जानने के बाद ये चीज़ आपको समझ में आएगी। खैर यहाँ पर लिखा हुआ है तो बस इतना याद रख लेना, अभी इसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं समझ सकते, क्योंकि समझने के लिए जिन चीज़ों की नॉलेज आपको चाहिए वो 2-3 साल आप पढ़ने के बाद या 9th 10th 11th में जाकर आप उसको समझोगे। तो इतना आप याद रख लेना
कि आमतौर से लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं। सॉलिड में करीब करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं। सिर्फ आइस में ऐसा नहीं होता। आइस के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड में यानी वाटर के केस में वो करीब करीब होते हैं। ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी भी टेम्परेचर आपने वाटर ले लिया उसके पार्टिकल दूर होंगे। खैर इसकी ज़्यादा डिटेल दी नहीं तो उधर नहीं जाएंगे हम। अब ये तो हमने देख लिया कि सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। जब वही सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में बदल जाता है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो गए हैं, मूव करने लगे हैं। तो एक बात तो ये है कि अलग अलग स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग होती है। दूसरी बात ये कि अलग अलग जो सॉलिड्स हैं, ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सारे ही सब्सटेंस के अंदर सेम होती है, बल्कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर सॉलिड स्टेट में ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग होती है। सम सॉलिड्स हैव वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो। अब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। भाई मेल्ट कराने के लिए हमको क्या करना है, पार्टिकल को एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो पार्टिकल दूर हो जाएंगे। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स कमज़ोर होगी तो कम ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपने हीट किया और पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल गई जिसकी वजह से वो दूर हो गए, तो मेल्टिंग पॉइंट उनका लो होगा कि नहीं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, टेम्परेचर है। कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जा रहा है यानी कम हीट देनी पड़ रही है। कम हीट क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि भैया पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम था, थोड़ा सा एनर्जी दिया और वो भाग गया दूर। वाइल अदर्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वहीं कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। थोड़ा सा हीट दोगे तो कुछ नहीं काम होगा उनका, वो कहेंगे इतना तो हम झेल ले जाएंगे। ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट दोगे यानी हीट करते जा रहे हो तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाकर उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल पाएगी कि वो दूर दूर हो जाए, यानी उस केस में मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया कि नहीं, कि ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके मेल्ट करेगा। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर शोन इन टेबल 7.1। तो कुछ सॉलिड दिए, उनके मेल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आइस की बात कर लें तो ये 0 डिग्री पे मेल्ट करती है, यानी बर्फ़ आपने ली तो 0 डिग्री पे ही मेल्ट कर जाएगी। इसीलिए बर्फ़ आप बाहर निकालो तो पिघलना शुरू हो जाती है कि नहीं। तो उसको तो प्रॉपर हमको हीट करना भी नहीं पड़ा, गर्म भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही बाहर रख दोगे तो पिघल जाएगी वो। यानी आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कमज़ोर है। हल्का सा हीट मिली और वो 0 डिग्री पे ही मेल्ट करने लगते हैं। इनफैक्ट आप आइस को फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में भी रख दोगे ना तो भी वो मेल्ट कर जाएगी। फिर सेकंड मटेरियल है यूरिया। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 133 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसे सिंपल बाहर रखोगे तो मेल्ट नहीं करेगा, आपको प्रॉपर हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी और आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो मेल्ट होगा। वहीं थर्ड वाला है आयरन। आयरन नेल को अगर आप चूल्हे पे भी गर्म करोगे तो पिघला नहीं पाओगे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई हीट चाहिए होती है। इसको फर्नेस वगैरह के अंदर मेल्ट कराया जाता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी ज़्यादा हीट करोगे तब जाके ये टेम्परेचर पहुँचेगा। और जब ये टेम्परेचर पहुँचेगा तब जाकर जो आयरन है, लोहा है, वो पिघलना शुरू होगा। अब जैसे मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो हम लोग को ये सारी चीज़ें कराई जाती थी। हम लोग चीज़ों को मेल्ट करा के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। तो वहाँ पर लोहे के जो पीसेस थे उसको हमने मेल्ट कराया था। तो प्रॉपर फर्नेस होता है, कोयला होता है, नीचे फ़ैन लगा होता है और एक कंटेनर होता है, उसके अंदर मटेरियल डाल के फिर उसको हीट करते हैं काफ़ी टाइम तक। तो ऐसे नॉर्मल अगर आप लोहे के टुकड़े को चूल्हे पर चढ़ा दोगे तो वो गर्म नहीं होगा, उतना टेम्परेचर पहुँच ही नहीं पाएगा। तो प्रॉपर फर्नेस चाहिए होता है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि अलग अलग जो सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। कुछ को मेल्ट कराने के लिए कम हीट चाहिए होती है, कुछ को ज़्यादा होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी कह रही कि सॉलिड का तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नहीं फिक्स वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के बारे में क्या इसका जो वॉल्यूम है, यानी कितनी वो जगह घेरेगा, क्या वो चेंज होता है? यानी जैसे आपने ये सॉलिड लिया तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा हो गया या कुछ टाइम बाद छोटा हो गया, इतना हो गया। तो साइज़ अगर कम ज़्यादा होगा तभी तो वॉल्यूम चेंज होगा। वो साइज़ ही उसका नहीं चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन लिक्विड और गैसेस के बारे में बताओ, इनका क्या वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है या चेंज होता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। 7.2.2 लिक्विड स्टेट एक्टिविटी 7.4 लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। चलो ट्राई करते हैं और पता लगाते हैं। टेक 3 क्लीन एंड ड्राई कंटेनर्स और डिफरेंट शेप्स, लेबल दैम A, B एंड C। तो 3 आपको साफ सुथरे और सूखे कंटेनर ले लेने हैं अलग अलग शेप का। उनको A, B, C लेबल कर दो। जैसे यहाँ देख सकते हो A है, ये B है, ये C है, लेबल कर दिया। मार्क अ 200 ml लेवल इन ईच कंटेनर यूजिंग अ मार्कर और बाई पेस्टिंग अ थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर। अब हर कंटेनर में 200 ml का लेवल कौन सा है वो आप मार्क कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये
इस लेवल पे आके 200 ml आ रहा है, तो यहाँ निशान लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। फिल कंटेनर ए विद वाटर अप टू द मार्क लेवल। अब ए वाले कंटेनर के अंदर जहां पर आपने निशान लगाया जहां तक, वहां तक वाटर को फिल कर देना है। केयरफुली ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी विदाउट स्पिलिंग एंड ऑब्जर्व द शेप एंड लेवल ऑफ द वाटर। ए वाले कंटेनर के अंदर आपने जहां तक निशान लगाया था वहां तक पानी भर लिया, यानी 200 ml वाटर इस कंटेनर के अंदर है ए वाले में। अब ए वाले से जो वाटर है वो बी वाले में ट्रांसफर कर दो। अब देखो वाटर का लेवल कहां तक आ रहा है और वाटर का शेप क्या है। तो बी वाले में देखो वाटर का लेवल यहां तक आ रहा है, यानी वही जो 200 ml का मार्क लगाया था, निशान लगाया था, वहीं तक आ रहा है। मतलब यहां से कह सकते हैं कि जैसे ए वाले कंटेनर में हमने 200 ml वाटर लिया था, दूसरे बर्तन में हमने ट्रांसफर किया, तो इस वाले बर्तन में भी उतना ही है, 200 ml ही है, यानी वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, लेकिन शेप चेंज हो गया। ए वाले में आप देख सकते हो थोड़ा ये ऊंचाई तक था और ऐसे ये फ्लैट था, और बी वाले में देखो ये ऐसे कर्व है, ऐसे थोड़ा घुमा हुआ है, थोड़ा सा इसका लेवल नीचे भी आपको दिख रहा है। तो इधर जो वाटर का शेप था और यहाँ जो वाटर का शेप है, दोनों अलग है, लेकिन वॉल्यूम सेम है। नाउ ट्रांसफर द सेम वाटर फ्रॉम द कंटेनर बी टू कंटेनर सी केयरफुली एंड ऑब्जर्व द शेप एंड इट्स लेवल अगेन। अब बी वाले से पानी सी वाले में ट्रांसफर कर लो, तो अब देखो कि सी वाले में जो आपने 200 ml का निशान जहां लगाया था वहीं तक पानी आ रहा है, यानी बी से सी में हमने वाटर ट्रांसफर किया तो वॉल्यूम कम नहीं हुआ, सी वाले में भी वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन शेप फिर से चेंज हो गया। अब इसका शेप थोड़ा ऐसा हो गया, यानी थोड़ा हाइट तक वाटर आ गया और थोड़ा पतला हो गया, ये जो थिकनेस है ये कम हो गई। तो देख सकते हो तीनों ए बी सी कंटेनर के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम सेम है, तीनों में ही 200 ml वाटर है, लेकिन तीनों के केस में जो शेप है वाटर का वो अलग है। यू विल नोटिस दैट द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इट पोर्ड। आप नोटिस करोगे कि जो वाटर है वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें उसको पोर किया जाता है। जिस बर्तन में पानी भरोगे उस बर्तन का वो शेप ले लेगा, सिंपल सी बात। सो वी कैन से दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन। तो यहां से हम कह सकते हैं लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, जिस बर्तन में डालोगे उसका शेप ले लेगा। दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर फ्री टू मूव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल है वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो जहां पर भी जगह मिलेगी वहां पर मूव कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे, यानी कंटेनर के शेप के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, इधर उधर मूव कर करके वो कंटेनर का शेप ले लेंगे। अब तीनों ही कंटेनर के अंदर वाटर का जो लेवल है वो 200 ml तक ही था, यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, तीनों कंटेनर के अंदर 200 ml ही वाटर था। हैंस वी कैन से दैट लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसलिए हम कह सकते हैं लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, यानी वो चेंज नहीं होता। और इस बात को आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। अगर लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के हिसाब से चेंज होता तो जानते हो क्या होता है, घर में जैसे दूध वाला आता है और 1 लीटर दूध आप लेते हो, आपने कहा भैया वो वाले कंटेनर में लेना, उसमें अगर 1 लीटर दूध दोगे ना तो 2 लीटर बन जाता है। वो वाले बर्तन में तो बिल्कुल भूल से भी ना लेना, उसमें अगर 1 लीटर दूध लोगे तो आधा ही लीटर होगा वो। ऐसा नहीं होता ना, किसी भी बर्तन में लो, 1 लीटर दूध अगर वो लेके आया है, 1 लीटर दूध आपको दे रहा है, तो किसी भी बर्तन में ले लो वो 1 ही लीटर आपको मिलेगा, कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। However, if a container is not clean, some water may stick to its wall, causing the water level in the next container to be slightly less than 200 ml after pouring. हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर कंटेनर क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, तो कुछ जो वाटर है वो वॉल पे स्टिक कर जाए। जैसे आप बर्तन से पानी गिराओ तो ऐसा नहीं कि पूरा पानी गिर जाता है, कुछ पानी उस बर्तन में थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है। ग्लास से आपने पानी पिया, पूरा ग्लास पी गए, लेकिन थोड़ा सा पानी उसके अंदर रह जाता है। तो उस थोड़े से पानी पहले वाले कंटेनर में रह जाने की वजह से, जैसे ए से आपने बी में डाला तो ए वाले में थोड़ा सा पानी रह जाएगा, उस वजह से ऐसा हो सकता है कि वाटर का लेवल जो है वो थोड़ा सा 200 ml से नीचे हो, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि कुछ पानी ए वाले में ही रह गया, इस वजह से नहीं कि उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। एक्टिविटी 7.4 shows that the particles of liquid can move freely but only within a limited space। तो एक्टिविटी 7.4 जो हमने की, ये हमको क्या दिखा रहा है कि लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव तो कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस में। ऐसा नहीं कि जितनी जगह मिलेगी उतने में फैल जाएंगे ये। जैसे यहाँ ऊपर आप देखो, ए वाले कंटेनर की बात कर लें तो यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन ये ऊपर जगह खाली तो थी। अब इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे, अगर वो पूरी तरह से आज़ाद होते तो कोई पार्टिकल लेके यहाँ पहुँच जाता, इधर आ जाता, पूरे में फैल जाते, यानी इस पूरे कंटेनर को फिल कर लेता। इसी तरह से ए से जब बी में डाला तो वाटर देखो बस यही लेवल तक था, इसके पार्टिकल्स फ्री तो थे, मूव तो कर सकते थे, लेकिन इतना नहीं कि मूव करके इधर उधर चले जाएं और पूरी जगह को फिल कर लें। तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको मूव करने की फ्रीडम तो होती है, आज़ाद तो होती है, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस के अंदर। जैसे इस कंटेनर बी के अंदर ये इतनी जगह जो है, इसी के अंदर जो पार्टिकल है वो मूव कर सकते हैं। पूरी यहाँ ऊपर तक जगह है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह मूव कर सकते हैं, पूरी जगह को भर लें, पूरा लिक्विड भर जाए, ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रीली बट विद इन अ लिमिटेड स्पेस।
Therefore, we can infer that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. तो यहाँ से इन्फर कर सकते हैं, ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में जाएगा उसका शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है कि उसके पास जो स्पेस है वो लिमिटेड है। लेट अस कंपेयर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब कंपेयर करो जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स के अंदर और सॉलिड्स के अंदर। कैसे कंपेयर करें? टेक सम वाटर इन अ शैलो वेसल एंड ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट। एक शैलो वेसल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, उसके अंदर पानी लो थोड़ा सा और फिंगर को मूव कराओ। ये देखो जैसा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आर यू एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर? क्या वाटर के थ्रू आप अपनी फिंगर को मूव करा पा रहे हो? ऑब्वियसली पानी में आप उंगली ऐसे मारो तो मूव करा लोगे, ऑब्वियस सी बात है। यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू वाटर विदाउट ब्रेकिंग और कटिंग इट परमानेंटली। अच्छा, जब पानी से उंगली आप पास करा रहे हो तो क्या ऐसा हो रहा है कि पानी दो टुकड़े हो जा रहे हैं, कट जा रहा है? नहीं, जैसे जैसे फिंगर आप आगे की तरफ बढ़ाते जाओगे पीछे का जो पानी है वो आपस में फिर से मिलता जाएगा। तो वाटर जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा परमानेंटली, या कट नहीं हो रहा कि दो टुकड़े हो गए वाटर के, विच कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ सॉलिड्स। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं हो सकता। कोई सॉलिड है, उसको नाइफ से अगर ऐसे मान लो कट कर दिया आपने तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि नाइफ हटाए और फिर से वो आपस में वो जुड़ गया। लेकिन अगर नाइफ को वाटर में पास कराओगे तो जैसे ही नाइफ आपकी हटेगी वाटर फिर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है? वेन यू ट्राई दिस यू आर टेम्परेली डिस्प्लेसिंग वाटर। जब ये आप ट्राई कर रहे हो, जब फिंगर वाटर से पास करा रहे हो तो टेम्परेरी तौर पर वाटर को आप डिस्प्लेस कर रहे हो। जहाँ पर आपकी फिंगर होगी उस हिस्से से पानी हट जाएगा। जैसे ही आप हाथ हटाओगे पानी फिर से अपनी जगह ले लेगा। एज सून एज यू रिमूव योर फिंगर द पोजिशन ऑफ वाटर इज रिस्टोर्ड। जैसे ही अपनी फिंगर को आप हटाओगे तो वाटर की जो पोजीशन है, जो आपकी फिंगर जाने की वजह से हट गया था, वो वापस आ जाएगा कि भैया गई फिंगर, चलो आ जाते हैं अपनी जगह पर। इसको चलो एनिमेशन से आपको दिखाता हूँ। ये जैसे एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने एक लिक्विड ले लिया है। ये डार्क ब्लू कलर से मैंने उसके पार्टिकल्स बना दिए हैं। अब जैसे फिंगर पास कराएंगे इससे तो देखना क्या होगा। जैसे जैसे फिंगर नीचे आ रही है पार्टिकल थोड़ा मूव कर जा रहे हैं, और जैसे ही आगे बढ़ रही है वापस से पार्टिकल अपनी जगह पर आ जा रहे हैं। यानी फिंगर पास कराने की वजह से हमने पार्टिकल को थोड़ा सा मूव करा दिया और बड़ी आसानी से मूव हो गया। बहुत ज़्यादा हमको फोर्स लगानी नहीं पड़ी, क्या बड़ी ताकत लगा के हम फिंगर पास करा रहे हैं। ये देखो एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया है। अगर इस वाटर के थ्रू मैंने फिंगर को ऐसे पास कराऊंगा तो आराम से ही फिंगर इस वाटर के थ्रू पास हो जा रही है। जब मैं फिंगर को पास करा रहा हूं तो बेसिकली हो क्या रहा है, जहां पर मेरी फिंगर है वहां से वाटर के पार्टिकल इधर उधर हो जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, और जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहे हैं। इसीलिए ऐसे करने पे जो वाटर है वो कट नहीं रहा है। कैसे मैंने फिंगर से कर दिया और वाटर दो टुकड़े हो गया, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। या अगर नाइफ से भी मैं ऐसे करूं तो भी ये वाटर कटेगा नहीं, क्योंकि जहां जहां से नाइफ पास होगी जो वाटर के पार्टिकल है वो हट जाएंगे, और जैसे ही नाइफ आगे बढ़ेगी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। वहीं इसकी जगह अगर कोई सॉलिड होता, जैसे आईसी होता, तो उसके थ्रू मैं फिंगर पास ना करा पाता। अगर मान लो नाइफ से या किसी और चीज से मैं उसको कट करता तो फिर उसके दो टुकड़े हो जाते। We can say that in liquids the interparticle attraction are slightly weaker than in solids, but still strong enough to keep the particles close together. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनमें जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड में इस तरह से फिंगर आप पास नहीं करा सकते। जैसे आइस है, उससे फिंगर पास कराना चाहो नहीं पास करा सकते, क्योंकि वहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वाटर से आप पास करा ले रहे हो, क्योंकि सॉलिड कंपेरिजन में ये फोर्स कमज़ोर होती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पार्टिकल को क्लोज रखे। ऐसा नहीं कोई पार्टिकल भाग गया सिनेमा देखने। रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट वेयर यू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर दैट इज लिक्विड। अब याद करो ग्रेड 6 के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। वहाँ आपने वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है उसके बॉइलिंग टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया था कि किस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो बॉयल करता है, उबलता है। जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो एक स्टेज आती है कि वो जो लिक्विड है वो बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स एंड टर्न्स इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करता है और वेपर में बदल जाता है, यानी लिक्विड से वो गैस बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, जब लिक्विड वेपर में बदलता है तो उस समय उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है? जैसे कि हमने सॉलिड में देखा था, उसके पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। जब उसको हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलती जाती है और वाइब्रेशन और तेज़ हो जाता है। एक टाइम आता है कि वो अपनी पोजीशन छोड़ के हट जाते हैं और थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, और इस तरह से सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है।
जब लिक्विड गैस में बदलता है तो क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम सो विगरस दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको लिक्विड वाला एनिमेशन दिखाया था, उसमें आपने देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो मूव करते रहते हैं। जब हीट करेंगे लिक्विड को तो वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और तेज वो मूव करने लगेंगे, और तेज मूव करते करते एक टाइम आएगा कि वो पार्टिकल्स से एक दूसरे से और दूर हो जाएंगे। तो जब और दूर हो जाएंगे तो उनके बीच में लगने वाली इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लिक्विड वाला एनिमेशन मैंने आपको दिखाया था कि इसके जो पार्टिकल्स हैं आप देख सकते हो ये मूव कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। जब इसको हम हीट देंगे यानी एनर्जी देंगे तो ये पार्टिकल्स और तेज मूव करने लगेंगे। अब यहाँ देख सकते हो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, काफ़ी स्पीड में मूव कर रहे हैं ना। तो लिक्विड को जो हमने एनर्जी सप्लाई की तो उसके पार्टिकल्स और तेज मूव करने लगे। उस मूवमेंट की वजह से वो और दूर दूर चले गए एक दूसरे से। तो जब और दूर चले जाएंगे तो जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाएगा। इस केस में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी कम है और इनके बीच की जो दूरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट। अब जो पार्टिकल है जिनके पास काफ़ी एनर्जी आ चुकी है वो कहेंगे अब हम लिक्विड स्टेट में क्यों रहें, अब तो हम इसको छोड़ के भाग सकते हैं। तो वो लोग एस्केप कर जाएंगे, लिक्विड स्टेट को छोड़ के निकल जाएंगे। द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और द गैसेस स्टेट। तो इस तरह से जो लिक्विड है वो वेपर या हम कह सकते हैं गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलती जाती है और उनके मोशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाती है और तेज़ मूव करने लगते हैं और फिर वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर कि अब वो उनको एक साथ बांध के रख नहीं सकती कि भैया अब हम पकड़ के नहीं रख सकते। तो जो पार्टिकल है वो आज़ाद हो जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं और इस तरीके से जो लिक्विड है वो वेपर या हम कह सकते हैं गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी कह रहा है आई हैव सीन दैट स्पिल्ड वाटर डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम एंड इट हैपेंस एट एनी टेम्परेचर। मैंने तो देखा है अगर वाटर स्पिल कर जाए, गिर जाए ज़मीन पे, तो कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये चीज़ किसी भी टेम्परेचर पे होती है। जैसे अगर वाटर को वेपर में बदलना है तो हमको उसको बॉयल करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पानी गिर जाता है वो तो अपने आप गायब हो जाता है, मतलब उसको हीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी काफ़ी गर्म होता है, आप उसको टच भी नहीं कर सकते। लेकिन जो पानी गिरा होता है वो तो वेपर में बदल जाता है और उसका टेम्परेचर कम भी रहता है। तो अगर मान लो सर्दी का दिन है, पानी गिर गया तो भी वो कुछ टाइम के बाद सूख जाएगा। अगर गर्मी का दिन है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस केस में पानी अगर गिर गया ज़मीन पे तो भी वो सूख जाएगा। यानी अलग अलग टेम्परेचर पे हम ये देखते हैं कि अगर पानी जैसे गिर गया तो वो भी सूख जाता है, मतलब वो वेपर में बदल के एयर में मिक्स हो जाता है। तो ये जो लिक्विड का वेपर में बदलना है ये तो बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर से कम पे हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एट द बॉइलिंग पॉइंट द फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज़ वेरी फास्ट एंड अकर्स नॉट ओनली एट द सरफेस बट ऑल्सो विद इन द लिक्विड। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर लिक्विड भर दिया, लेट सपोज वाटर मैंने फिल कर दिया। अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, हीट करते जा रहे हैं। जब इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुँच जाएगा तो क्या होगा, वो लिक्विड वेपर में बदलेगा कि नहीं। तो जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है उस समय वेपर का जो फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट होता है। जब पानी उबलता है तो देखो बहुत तेज़ी से धुआं टाइप का ऊपर निकलता है, यानी वेपर का जो फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट है। और ये जो वेपर का फॉर्मेशन है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर की जो सरफेस है वहीं पर हो रहा है, बल्कि पूरा वाटर हमने हीट किया है तो पूरी वाटर में हर जगह से जो लिक्विड है वो वेपर में बदलने लगेगा। मतलब पूरा जो वॉल्यूम है इस लिक्विड का वो वेपर में एक साथ बदलेगा। दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड एज बबल फॉर्मेशन इन द लिक्विड। अब इस प्रोसेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो बबल के फॉर्मेशन से। जब लिक्विड बॉयल करता है तो आप देखोगे ऐसे बबल्स बन रहे होते हैं। तो ये बबल्स बेसिकली क्या है, जब लिक्विड वेपर में बदल रहा होता है तो इस तरह से बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। बबल के अंदर बेसिकली वेपर होता है, गैस होता है। हाउएवर वेपर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, दो स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस। अब ऐसा नहीं कि वेपर का फॉर्मेशन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, कि बॉइलिंग पॉइंट तक आप उसको हीट करो लिक्विड को तब जाके वो वेपर में बदलेगा। तो अब जैसे दूसरा कंटेनर हमने ले लिया, इसमें ऐसे लिक्विड हमने भर दिया, जैसे इसके अंदर हमने वाटर भर दिया और हम इसको हीट नहीं कर रहे, ऐसे छोड़ दिए हम, तो भी यहाँ पर जानते हो क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो वेपर में बदलेगा। लेकिन वेपर का जो फॉर्मेशन है अब पूरे वॉल्यूम के अंदर से नहीं होगा, बल्कि सिर्फ जो सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। होगा ये कि ये सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं वाटर के या जो भी लिक्विड आपने लिया है वो आसपास से एनर्जी ले लेंगे,
कुछ नीचे से आसपास जो एयर प्रेजेंट है वहाँ से एनर्जी ले लेंगे, और जब रिक्वायर एनर्जी इनको मिल जाएगी जितनी चाहिए होगी भागने के लिए, तो ये क्या करेंगे, उस एनर्जी की वजह से ये स्केप कर जाएंगे, यानी वेपर में बदल के एयर में जाके मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी लिक्विड वेपर में बदल रहा है, यानी लिक्विड गैसेस स्टेट में बदल रहा है, लेकिन जो लिक्विड सरफेस पे प्रेजेंट है सिर्फ वही वेपर में बदल रहा है, बाकी जो अंदर है वो वेपर में नहीं बदल रहे हैं। और ये सारे ही टेम्परेचर पे होता है, लेकिन हाँ ये स्लो होता है। तो ये जो हमने बनाया, यहाँ पर जो वेपर का फॉर्मेशन है वो सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, सारे ही टेम्परेचर पे होता है, कोई फिक्स टेम्परेचर के लिए ज़रूरी नहीं है। और ये जो वेपर का फॉर्मेशन है वो स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे वेपर बनता है। वहीं जब हम बॉयल करते हैं तो उस केस में जो वेपर का फॉर्मेशन है वो पूरे बल्क में, यानी पूरा जो वॉल्यूम है, पूरा जो लिक्विड है उसमें हर जगह से होता है। सरफेस पे भी वेपराइजेशन होता है, यहाँ अंदर की तरफ भी, ये इधर भी, हर तरफ जहाँ पर भी लिक्विड प्रेजेंट है उस हर जगह से वेपराइजेशन होता रहेगा। तो पूरा का पूरा लिक्विड अगर वेपर में बदल रहा है तो वेपराइजेशन फास्ट होगा कि नहीं, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। और ये एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी टेम्परेचर ले लो, कोई भी प्रेशर ले लो, एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर ही रिक्वायर होता है किसी भी लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए, इस तरह से कि पूरा वॉल्यूम जो है उसका वो वेपर में बदल रहा हो। दिस स्लोअर प्रोसेस इज नोन एज इवेपरेशन। तो ये जो स्लो वाला प्रोसेस है जहाँ धीरे धीरे लिक्विड वेपर में बदल रहा है, इसको हम कहते हैं इवेपरेशन, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स, जिसके बारे में आपने अर्लियर ग्रेड्स में पढ़ा है कि इवेपरेशन क्या होता है। तो इवेपरेशन के केस में जो लिक्विड का वेपर में फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है, सारे ही टेम्परेचर पे ये इवेपरेशन होता है, और ये जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। ठीक है, इवेपरेशन के बारे में इतनी बात याद रखना। वहीं बॉइलिंग के केस में जो वेपर का फॉर्मेशन होता है, यानी लिक्विड का गैस में बदलना, ये फास्ट होता है और फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे ही होता है, और पूरा जो लिक्विड है वो वेपर में बदल रहा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस वाले ही जो पार्टिकल हैं उन्हीं को एनर्जी मिलेगी और वही वेपर में बदलेंगे, बल्कि पूरे वॉल्यूम के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उनको एनर्जी मिलती जाएगी, और जिसके पास रिक्वायर्ड एनर्जी आती जाएगी वो वेपर में बदलता जाएगा और लिक्विड को छोड़ के भागता जाएगा। 7.2.3 गैसियस स्टेट। तो चलो गैसियस स्टेट के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, डू गैसेज ऑल्सो हैव अ फिक्स वॉल्यूम, क्या गैस का भी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है जैसा कि सॉलिड और लिक्विड का होता है। एक्टिविटी 7.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं। अब यहाँ पर सेफ्टी आपको दिया है, बी केयरफुल वाइल बर्निंग एन इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती जलाते टाइम आपको सावधान रहना है, ऐसा नहीं कपड़ा वपड़ा जला लो। 2 ट्रांसपेरेंट आपको गैस जार्स ले लेने हैं, या फिर आप ग्लास टम्बलर्स का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कांच का गिलास 2 आपको ले लेना है, एक को ए नाम दे दो, दूसरे को बी नाम दे दो। अगरबत्ती जला के कुछ धुआं कर लो। अब जो गैस जार ए है उसको उल्टा करके उस धुएं के ऊपर करो, तो क्या होगा, जो धुआं है उस गैस जार के अंदर भर जाएगा कि नहीं। अब उसको फिर से सीधा कर लो और ग्लास प्लेट से कवर कर लो। अब दूसरा जो गैस जार है जिसको आपने बी नाम दिया है उसको उल्टा करके आराम से उस ग्लास प्लेट के ऊपर रख दो, वो ग्लास प्लेट जो कि गैस जार ए को कवर किए हुए है। तो यहाँ आपको ये फिगर दी है, ये गैस जार ए आपने उल्टा कर दिया, ये बर्निंग इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जला दी तो इसका धुआं जाकर गैस जार ए के अंदर भर जाएगा। फिर आपने सीधा करके ग्लास प्लेट रख दी तो धुआं इसके अंदर भरा हुआ है। अब गैस जार जो बी है उसको उल्टा करके आपने उसी ग्लास प्लेट पे रख दिया। अब जो ग्लास प्लेट है उसको धीरे से रिमूव कर लो। इस बात का ध्यान रखना कि दोनों जो गैस जार हैं वो एक दूसरे से करीब हो और उनके बीच में कोई गैप ना हो, यानी स्मोक जो है वो बाहर ना निकलने पाए। ये देखो जैसे डी वाले में आपको दिया है, जार ए के ऊपर आपने जार बी रख दिया, जार बी उल्टा करके रखा हुआ है, और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए ताकि जो स्मोक है वो बाहर ना निकलने पाए। तो ये देखो धूप बत्ती ले ली है मैंने, और ये एक ग्लास टम्बलर है, इसको उल्टा करके मैं इस पर रख दूंगा ताकि इसके अंदर धुआं भर जाए। ये देख सकते हो इसके अंदर धुआं भर चुका है, और इसको अब सीधा करके ये देख सकते हो ग्लास के अंदर पूरा धुआं भर चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर दूसरा ग्लास रखूंगा। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि नीचे वाला जो ग्लास है उसके अंदर पूरा धुआं भरा हुआ है, ऊपर वाला अभी खाली है। ये जो मैंने शीट लगाई है अब इसको मैं हटाऊंगा, और थोड़ी देर में देखना क्या होता है। ये धीरे धीरे नीचे जो स्मोक है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा और ऊपर के हिस्से में भी भर जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्मोक है ये इसके अंदर भर रहा है, फिल हो रहा है। थोड़ी देर इस तरह से रखने के बाद आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो स्मोक है ये ऊपर वाले ग्लास के अंदर भी आ चुकी है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो आपको देखो दिखाई पड़ेगा, ये देखो नीचे से ऊपर से दोनों तरह से स्मोक निकल रही है, क्योंकि पूरी तरह से दोनों के अंदर ही स्मोक भर चुकी थी।
ऑब्जर्व हाउ द स्मोक स्प्रेड्स इनसाइड द गैस जार बी। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो स्मोक है, जो धुआं है, वो गैस जार बी के अंदर भी भर गया। द स्मोक फिल्स द एंटायर स्पेस इन द गैस जार बी, इंडिकेटिंग दैट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम एंड टेंड टू ऑक्यूपाई द एंटायर अवेलेबल स्पेस। अब जो स्मोक है वो गैस जार बी के अंदर पूरी तरह से भर जाएगा। यहां से हमको ये इंडिकेशन मिलता है कि जो गैसेस है ना, उनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। भाई हमने जार ए के अंदर गैस को भरा था तो उसी के अंदर वो रहती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बी वाले जार को भी उससे कनेक्ट कर दिया तो बी के अंदर भी वो गैस फैल गई, तो जितनी जगह उसको मिलेगी गैस उतने में वो फैल जाएगी। लाइक लिक्विड्स दे ऑल्सो एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल दे आर इन। अब जैसा कि लिक्विड में हमने देखा था कि जिस भी कंटेनर के अंदर, जिस वेसल के अंदर लिक्विड को डालोगे, लिक्विड उसका शेप ले लेगा। तो गैस भी ऐसे ही करते हैं, जिस बर्तन में डालोगे उसका शेप वो ले लेगा। जैसे बलून होता है ना, देखो अलग अलग शेप का आता है मार्केट में, जिस शेप के बलून के अंदर हवा भरोगे उसी शेप का वो फूल जाएगा। तो बेसिकली उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है, जो गैस आपने फिल की, उसने उसका शेप पूरा ले लिया कि नहीं। दिस illustrates that the particles in gases move freely in all directions and the interparticle attractions are negligible। तो ये illustrate कर रहा है कि जो पार्टिकल होते हैं ना गैस में, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तभी तो ए वाले के अंदर हमने स्मोक भरा था, उसके पार्टिकल मूव करके बी वाले के अंदर भी जाके फैल गए। और इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन है वो भी नेग्लिजिबल होती, ना के बराबर होती, यानी कोई भी पार्टिकल कहीं भी आज़ादी से भाग सकता है, जा सकता है। एज अ रिजल्ट गैसेज डू नॉट हैव अ फिक्स शेप और वॉल्यूम। इसी वजह से जो गैसेज हैं उनका ना ही कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में ऐसा नहीं कि जितनी जगह पाएगा उतने में फैल जाएगा, लेकिन गैसेस का ऐसा नहीं है, जितनी जगह उसको मिलेगी उतने में वो गैस फैल जाएगी। इसीलिए गैसेस को आप ओपन कंटेनर के अंदर कंटेन करके नहीं रख सकते कि खुला कोई बर्तन है उसके अंदर गैस भर दिया, सारी गैस उड़ जाएगी। लेकिन लिक्विड को हम रख सकते हैं, जैसे ये कंटेनर है उसके अंदर हम ऐसे लिक्विड भर के रख सकते हैं, ऊपर से खुला हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इवेपरेशन होगा लेकिन बहुत स्लो होगा, कुछ टाइम के लिए आप रख सकते हो। लेकिन गैसेस को आप थोड़ी देर के लिए भी रख दोगे, मतलब यहाँ आपने भरा और ऐसे कंटेनर ऊपर से खुला है, तो सारी गैस उड़ जाएगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर भाग जाएंगे, उसके कण कण ब्रह्मांड में बिखर जाएंगे, फिर आप उसे कैप्चर नहीं कर सकते वापस। अब इस एक्टिविटी के अंदर स्मोक का यूज़ किया गया था गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। The tiny particles of smoke suspended in the air are constantly hit by invisible particles of gases and their movement help us observe the motion of gas particles। अब होता यह है कि स्मोक के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं एयर के अंदर। अब एयर के अंदर क्या होती है, गैसेस प्रेजेंट होती है, और जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन से दिखाया था कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज तेज मूव करते रहते हैं इधर उधर। तो स्मोक के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको ये क्या करेंगे, गैसेस के जो इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, वो इन्हीं स्मोक पार्टिकल्स को टक्कर मारेंगे और टक्कर मार मार के उनको मूव कराएंगे, कभी उधर भेज दिया कभी उधर भेज दिया। तो इस तरीके से जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो पूरी स्पेस के अंदर फैल जाते हैं। तो वहाँ से हमको ऑब्जर्व हो जाता है कि हाँ, गैस पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, कि डायरेक्टली हम गैस के पार्टिकल्स को नहीं देख रहे हैं, बल्कि गैस के पार्टिकल ही स्मोक के पार्टिकल को मूव करा रहे हैं और हमको स्मोक के पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहाँ से हमने आइडिया लगा लिया कि अगर स्मोक के पार्टिकल पूरी स्पेस में फैल गए तो इसका मतलब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो भी पूरी जगह फैल गए होंगे, वही तो टक्कर मार के इनको फैलाए। दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई यूजिंग आयोडीन वेपर इंस्टेड ऑफ स्मोक फ्रॉम इंसेंस स्टिक्स। अब इस एक्टिविटी को एक और तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। जैसे ऊपर हमने अगरबत्ती को जलाया, फिर उसका जो धुआं था उसका यूज़ करके ये एक्टिविटी समझी थी, तो स्मोक की जगह हम आयोडीन वेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। Iodine vapor can be obtained by placing some solid iodine in a closed gas jar for some time। एक गैस जार लो, उसके अंदर सॉलिड आयोडीन डालो और उसको क्लोज कर दो, बंद कर दो, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिया हुआ है। गैस जार है, उसके अंदर आयोडीन डाला और ये ढक्कन ऐसे बंद कर दिया। तो कुछ टाइम के लिए आप ऐसे बंद रहने दोगे तो क्या होगा, वो जो सॉलिड आयोडीन है वो वेपर में बदलने लगेगा, भाप बन के वो उड़ने लगेगा। इस तरह से जो वेपर है वो पूरे जार के अंदर भर जाएगा। फिर दूसरा वाला जार इसी तरह से ऊपर रखो और ग्लास प्लेट हटाओगे तो आयोडीन का जो वेपर है जो पहले नीचे भरा था वो ऊपर में भी भर जाएगा, यानी जितनी जगह मिलेगी उतने में वो जो आयोडीन वेपर है वो पूरा फैल जाएगा, क्योंकि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता, जितनी जगह मिलेगी उतने में वो फैल जाएंगे। अब यहाँ सेफ्टी की बात हो रही है। बी केयरफुल वाइल यूजिंग सॉलिड आयोडीन, वेपर्स ऑफ आयोडीन कैन कॉज इरिटेशन। अब सॉलिड आयोडीन को यूज़ करते टाइम आपको सावधान रहना है। आयोडीन का जो वेपर है उसकी वजह से आपको इरिटेशन हो सकती है। मान लो वो वेपर उड़ के आपकी आंखों में चला गया या मुंह में चला गया तो उससे दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा सावधान रहना है। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन अ फिक्स शेप। अब जो लिक्विड और गैसेस हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। पानी बहता है कि नहीं,
हवा भी बहती है, वो एक गाना था ना, बहती हवा सा था वो, तो हवा बहती है कि नहीं। तो लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लो करते हैं और कोई फिक्स शेप ये रिटेन नहीं करते कि हाँ ये हमारा शेप है, इसी को फिक्स रखेंगे, बल्कि जिस बर्तन में डालोगे उसी का शेप ले लेंगे। दीज प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम सॉलिड एंड क्लासीफाई देम एज फ्लूइड। तो ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड और सॉलिड की, कि एक तो ये दोनों ही फ्लो करते हैं और इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इनका शेप कंटेनर के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो इसकी वजह से ये सॉलिड से अलग है। तो लिक्विड और गैस को हमने एक अलग कैटेगरी में रख दिया है, वो कौन सी है, फ्लूइड्स। तो कहीं पर भी अगर फ्लूइड वर्ड आ गया तो समझ लेना या तो लिक्विड की बात हो रही है या गैस की बात हो रही है, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों को ही हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।